चैप्टर 2 मिडिल। हमें आज तक ये बिलीव करने के लिए कहा गया है कि ह्यूमन नेचर परफेक्ट बन सकता है और इविल को ओवरकम किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। जब भी आप कुछ क्रिएट करने जाओगे या खुद के एक बेटर वर्जन की तरफ बढ़ेंगे, तब आप इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन भी चालू करते हैं, और वो रिएक्शन है रेजिस्टेंस। और ये तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस एक ऐसा टायरलेस फोर्स है जिसका सिर्फ एम ये है कि वो आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोकना चाहता है। इस बुक में अब तक दिया गया हुआ हर प्रिंसिपल सच पे बेस्ड है। इस बुक के हर सॉल्यूशन का एम ये है कि हम रेजिस्टेंस से आगे बढ़ सकें। हम रेजिस्टेंस को कभी लाइटली नहीं ले सकते या उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। स्टेप्स टू फॉलो इन मिडिल। फिल इन द गैप्स। अब हमारे सिंगल फूल्स कैप शीट पर हमारे मेन आइडियाज आ गए हैं। अब हमें गैप्स फिल करने होंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें उसमें 7 या 8 मेजर स्विंग्स डालने चाहिए जो जोश भरे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो गेम में 7 या 8 मेजर मूवमेंट्स चाहिए, या हमारे नए घर में 7 से 8 मेजर स्पेसेस होने चाहिए। एक फुटबॉल गेम में एटलीस्ट 7 या 8 मेजर इवेंट्स चाहिए जिससे वो एंटरटेनिंग बन सकता है। डू रिसर्च नाउ। तो अब आगे हमें यही करना है। हमें अपने गैप्स ग्रेट और एंटरटेनिंग सीन्स या सीक्वेंसेस के साथ फिल करने हैं। गैप्स भरने के बाद आप अपना रिसर्च कर सकते हो, पर याद रहे कि आप रिसर्च डाइट के हिसाब से ही रिसर्च करोगे। रिसर्च करते वक्त अपना काम जारी रखना। अपने प्राइम वर्किंग टाइम पे कभी रिसर्च मत करना। रिसर्च करना फन है, पर याद रहे कि रिसर्च को रेजिस्टेंस मत बनने देना। स्क्रीन राइटर्स पिचिंग। जब मूवी राइटर्स अपना प्रोजेक्ट पिच करते हैं, तब वो उसे कंसाइज यानी छोटा पर मीनिंगफुल रखते हैं, ताकि वो डिलीवर करते वक्त मैक्सिमम इम्पैक्ट बना सकें और बता सकें कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मोस्टली वो अपने प्रेजेंटेशन को 4 पार्ट्स में लेके आते हैं। 1. एक किलर ओपनिंग सीन। 2. मिडल में 2 मेजर सेट पीस। 3. एक किलर क्लाइमैक्स। 4. थीम के बारे में एक कंसाइज स्टेटमेंट। यानी कि वो अपने गैप्स फिल करते हैं, और हम भी ये कर सकते हैं। अगर हम ट्विटर इन्वेंट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे इस सवाल के साथ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। फिर हम उसमें 140 कैरेक्टर की लिमिट डाल देंगे। अब हमें मेन आइडिया मिल गया है। फिर हम गैप्स फिल करेंगे, जैसे टाइनी यूआरएल डालना, रीट्वीट का ऑप्शन, हैशटैग का ऑप्शन। अगर हम द हैंगओवर मूवी लिख रहे हैं तो हम शुरू करेंगे डक को खो के। फिर डक को ढूंढना है। मेन आइडिया आ गया। अब हम गैप्स फिल करेंगे। स्टू एक स्ट्रिपर से मैरी करेगा। माइक टाइसन अपने टाइगर के लिए आएगा। मिस्टर चाओ मसल को लाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट या एंटरप्राइज को बिगिनिंग, मिडिल और एंड में ब्रेक किया जा सकता है, और उसके बाद हमें 7 से 8 इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस के साथ प्रोजेक्ट के गैप्स फिल करने हैं। कवर द कैनवस। अपने काम के पूरे डिटेल्स लिखते वक्त एक बात याद रखो कि आपको उन्हें जल्द से जल्द लिखना है। क्वालिटी के बारे में इतनी चिंता मत करो। बिना ज्यादा सोचे बस एक्ट करो। मोमेंटम ही हमारे काम आएगा। ऑथर कहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के ए से जेड तक जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचो। ऐसा समझो कि आपके पीछे कोई डेविल पड़ा है और जल्द से जल्द एंड तक पहुंचो। और सच में डेविल हमारे पीछे है, इसलिए रुको मत, पीछे मत देखो और ज्यादा सोचो मत। सस्पेंड ऑल सेल्फ जजमेंट। ऑथर कहते हैं कि कोई भी काम करते वक्त हमारा इनर क्रिटिक कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए। आपको बिना किसी डर के उसी मोमेंट में काम चालू करना है जब आप अपनी मन की आवाज सुनोगे। आपके प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट को कोई भी ग्रेड नहीं करने वाला। सिर्फ ये मैटर करता है कि आप कुछ तो शुरुआत कर रहे हो, भले ही वो कितनी इम्परफेक्ट हो। द क्रेजियर द बेटर। ऑथर के फ्रेंड पॉल एक कॉप नॉवल लिख रहे थे, पर वो डरे हुए थे कि उनकी स्टोरी काफी डार्क होती जा रही है, इतनी डार्क कि वो खुद घबरा जाते हैं। पॉल सोच रहे हैं कि वो इसे कम डरावना बनाए, पर ऑथर के हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑथर मानते हैं कि जितना डार्क होगा उतना बेटर है। अगर वो स्टोरी सच में पॉल के मन में से अपने आप आ रही है तो सेल्फ जजमेंट को छोड़ देना मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इस टैग को छोड़ना नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि जो सदियों से चलती आ रही है एक्सपेक्टेशंस हैं, जो बताती है कि हमें हमारा प्रोजेक्ट कैसे रखना चाहिए, हम उन एक्सपेक्टेशंस को भी छोड़ दें। स्टुपिड बनो और अपने क्रेजी हार्ट की सुनो।
आइडियाज डू नॉट कम स्ट्रेट। जब हमने बिगिनिंग, मिडिल और एंड के बारे में सोचा था, तब आपको लगा होगा कि हमारे काम का पैटर्न भी ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। आइडियाज अपने लॉजिक के हिसाब से आते हैं। लॉजिक स्ट्रेट नहीं होता। हमें शायद अपना एंड मिलने से पहले अपना मिडल मिल जाए। हमें अपना बिगिनिंग पहले मिलने की बजाय शायद एंड पहले मिल जाए। आपको इसके लिए रेडी होना होगा। इनफैक्ट ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें हमारे साथ एक टेप रिकॉर्डर या नोटपैड रखना चाहिए, ताकि जब भी हमारे माइंड में कोई आइडिया आ जाए हम उसे रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हम वो भूल जाएंगे और अपनी ही आवाज में बाद में वो आइडिया सुनने का मजा ही अलग होता है, जिनके बारे में हम भूल चुके थे। द प्रोसेस। अभी हम एक्चुअल प्रोसेस जैसे कि राइटिंग या कंपोजिंग के बारे में बात करेंगे। ये प्रोसेस 2 स्टेप्स से गुजरता है, एक्शन और रिफ्लेक्शन। पर हमें याद रखना है कि एक्शन और रिफ्लेक्शन कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अगर हम एक राइटिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो एक्शन मतलब वर्ड्स को पेपर पर लिखना, और रिफ्लेक्शन मतलब पेपर पे जो लिखा है उसे चेक करके जज करेंगे। अपने पहले ड्राफ्ट यानी पहली कोशिश में हम ज्यादा करके एक्शन करेंगे और थोड़ा सा ही रिफ्लेक्शन करेंगे। पहली कोशिश में खुद को बहने दो, जिस भी डायरेक्शन में आपको हवा ले जा रही है। जब ऑथर कहते हैं कि फेथ रखो, तो वो म्यूज के बारे में बोल रहे होते हैं। म्यूज वो फोर्स है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ना ही कंट्रोल किया जा सकता है, पर वो आएगा और आपको पावर देगा। हमारे आइडियाज को ढूंढने के लिए हमें ये पावर चाहिए। हमें स्टूपिड बनना होगा, और स्टूपिड इसका मतलब ये है कि हमें खुद को बार बार जज करना बंद करना होगा। हर बार बाकी लोगों के बनाए हुए एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए अपने आइडियाज को मत भूलो, बल्कि उन्हें एक्सप्लोर करो और स्टूपिड बन के एक छोटे बच्चे की तरह खेलो। ऐसे इंट्यूशन पे काम करना सही इसलिए होता है क्योंकि हमारे क्रिएटिव आइडियाज, जैसे कोई बुक, सॉन्ग या स्टार्टअप, हमसे भी स्मार्ट है। हमें हमारे आइडिया को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आइडिया को इस दुनिया में लाने की सोचना है। अगर आपके दिमाग में एक सॉन्ग चालू है तो वो आपके पोटेंशियल में ऑलरेडी बन चुका है। आपको जरूर वो दिमाग में सुनाई दे रहा होगा। वो मौजूद है। वो एक सिग्नल जैसा है जो दूर से एक रेडियो टावर के थ्रू आ रहा है। हमारा काम है बस उसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढना। आपके मन में एक आइडिया आएगा, पर आपको लगेगा कि नहीं, ये क्रेजी है। पर ऑथर बोलते हैं कि जो हमारे मन में अपने आप एक आइडिया आता है वही सबसे बेस्ट आइडिया है, और ना कि वो क्रेजी है। ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है असिस्टेंस। जब भी आप किसी काम को करना फाइनली चालू कर देते हो, तब अपने आप एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है। एक आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर अपने काम में अपना प्यार डालता है। वो उसे पैशन, इंटेंशन और होप के साथ भर देता है, और ये सब देख के यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता ही है। आपका वर्क इन प्रोग्रेस खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, और इस फील्ड में अपने आप कुछ तो अट्रैक्ट होता है, और वो अट्रैक्ट होने वाली चीज है आइडियाज। आपने कुछ लाइंस लिखने के साथ शुरुआत की थी, पर अब आपके पास एक पूरा का पूरा गाना है। आपने एक बीच साफ करने की सोच को ट्राई करके शुरुआत की। अब आपके पास वॉलंटियर्स आ गए हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं और आपसे हर घंटे कांटेक्ट कर रहे हैं। आपके विल और विजन की वजह से प्रोसेस चालू हुआ था, पर अब उस प्रोसेस ने अपनी ही एक मोमेंटम पकड़ ली है। असिस्टेंस यूनिवर्स का एक फोर्स है जो आपके पोटेंशियल को एक्चुअल बनाता है, जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाता है। कीप वर्किंग। ऑथर कहते हैं कि हमें काम करते ही रहना चाहिए। अगर हम अपने काम में ज्यादा इंटरवल्स लेते रहेंगे तो हमारा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम आपने ट्यूसडे पे किया है वो आपको वेंसडे को इतना अच्छा नहीं लगेगा, और थर्सडे को देखने पर आपको अचानक वो बहुत पसंद आ जाएगा। पर असल में तो दोनों ही फॉल्स नेगेटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, और दोनों भी रेजिस्टेंस के ही दोस्त हैं। तो इन फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स से बचने के लिए आपको लगातार काम करते रहना चाहिए। एक्ट और रिफ्लेक्ट पार्ट 2। अब तक हमने ये ध्यान में रखा था कि एक्ट डोंट रिफ्लेक्ट, यानी ज्यादा सोचो मत। पर अब वक्त आ गया है कि हम इसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं। अब जो हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमें एक्ट करके थोड़ा सोचना है। ऑथर खुद इस चीज को ऐसे फॉलो करते हैं।
वो वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने काम की गड़बड़ में एक पॉज लेते हैं और खुद के साथ ही मीटिंग रखते हैं। वो खुद से प्रोजेक्ट के बारे में फिर से पूछते हैं और फिर से सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसे वो किस लिए बना रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट के थीम की अंडरस्टैंडिंग को फिल्टर करते रहना चाहिए और उसे नैरो डाउन करना चाहिए। ये स्टेप सबसे खतरनाक होता है और इसलिए हम भी क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते। काफी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अपने थीम को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। पैडी चैफ्स्की ने कहा है कि जैसे ही वो अपने प्ले का थीम फिगर आउट कर लेते हैं, वो उसे एक पेपर के स्ट्रिप पर लिखकर टाइपराइटर पर चिपका देते हैं और ठान लेते हैं कि उनके प्ले में ऐसी एक भी चीज नहीं जाएगी जो थीम से रिलेटेड ना हो। इसलिए हमें भी ऐसी मीटिंग्स रखनी चाहिए, पॉज लेके सोचना चाहिए कि हमारे प्रोजेक्ट की थीम क्या है, क्या हमारा काम उस थीम को सर्व कर रहा है। फिर खुद से पूछना है कि क्या मिस हो रहा है, फिर वो गैप फिल कर देना है। क्या आपने कभी वो मूवी देखी है ट्रू कन्फेशंस, जिसमें रॉबर्ट डुवल और रॉबर्ट डिनेरो हैं? इस मूवी की स्टोरी 1940s के लॉस एंजलिस में सेट है। डिनेरो चर्च के उभरते हुए मॉन्सिन्योर हैं, यानी कि वो चर्च के लिए काम करते हैं। डुवल उनके भाई का रोल प्ले करता है, जो कि डिटेक्टिव है और मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। स्क्रिप्ट तो ग्रेट थी, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था, पर एक दिन अचानक शूट के दौरान डिनीरो के इंस्टिंक्ट ने उनसे कहा कि कुछ तो मिसिंग है। ऑडियंस को ऐसा दिख रहा था कि उनका कैरेक्टर चर्च के बिहाफ पे डील करता है, बिग मनी फंडरेजर्स होस्ट करता है, स्कूल्स बनाता है और गोल्फ खेलता है। डिनीरो फिर यूलू ग्रॉसबर्ड के पास गए, जो कि डायरेक्टर थे, और उनसे एक ऐसे सीन को डालने के लिए पूछा जिसमें ऑडियंस को पता चले कि डिनीरो का कैरेक्टर कहां सोता है। अब ये सुनने में तो अजीब लगेगा, राइट? पर फिर भी ये सीन शूट हुआ। ये एक सिंपल सीन था जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। डिनीरो का कैरेक्टर शाम को घर वापस आ रहा है अपने डॉर्मेट्री में, जो कि एक पुराना मैंशन है जो वो अपने बाकी सीनियर प्रीस्ट्स के साथ शेयर करता है। वो अकेले ही सीढ़ियां चढ़ता है, रूम में एंटर करता है जिसमें सिर्फ एक बेड, एक चेयर, एक अलमारी है। डिनीरो का कैरेक्टर अपना स्वेटर उतारता है और अलमारी के वायर हैंगर पर लटकाता है, और उस अलमारी में सिर्फ एक शर्ट है और ट्राउजर्स का एक पेयर है, और फिर वो बेड पर बैठ जाता है। बस इतना ही। पर उस एक मोमेंट में हम ऑडियंस को उस कैरेक्टर की पूरी लाइफ दिख जाती है। ऐसे ही आपको पूछना है कि क्या मिसिंग है और फिर उस अधूरी जगह को भरना है। नाउ वी आर रोलिंग, बट द वॉल। अब हम अपने प्रोजेक्ट्स को कई हफ्तों से कर रहे हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं, हमने हैबिट और रिदम एस्टैब्लिश कर दी है, हमने मोमेंटम हासिल कर लिया है, आइडियाज फ्लो हो रहे हैं, हमारे विल की वजह से एक ग्रेविटेशनल मास बन गया है। आपके सारे सेल्फ डाउट के बावजूद आपका प्रोजेक्ट शेप ले रहा है, लोग हमसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम नए दोस्त बना रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सारा प्रोजेक्ट चालू करने का डर चला गया है, हमें कुछ बिलीव नहीं हो रहा है, और फिर हम वॉल से टकरा जाते हैं। आउट ऑफ नोवेयर हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, हम रात को ठीक से सो नहीं पाते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आवाज फिर से आने लगती है, हम क्रिएटिव ब्रेक थ्रू के रास्ते पे ही थे और अब हम खड़े नहीं रह सकते। सक्सेस के चांसेस कम लगने लगते हैं, हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि क्यों हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसने हमें इनकरेज किया हम उसका गला पकड़ना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो कहाँ है और अब हेल्प करने क्यों नहीं आ रहे। हम हाफ वे पर हैं, हमने इतना टाइम मनी इन्वेस्ट कर दिया है कि हम आधे रास्ते पर हैं, और हमने अपने होप्स, ड्रीम्स और आइडेंटिटी भी इसमें इन्वेस्ट की है, पर अभी तक हमने इन सब चीजों को इतना इन्वेस्ट नहीं किया है कि हम क्राइसिस पॉइंट को पार कर सकें। हम जानते हैं कि हम पैनिक कर रहे हैं, पर हम रुक नहीं सकते, हम खुद को संभाल नहीं सकते, हमने अब बीस्ट की बेली में एंटर कर लिया है। प्रिंसिपल्स, वेलकम टू हेल। अब आप बहुत मुश्किल में हो, इसलिए इस बुक की आगे की बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ऑथर कहते हैं कि ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो रेजिस्टेंस के 7 प्रिंसिपल्स दिखते हैं और 2 टेस्ट्स डिस्क्राइब करते हैं। इन प्रिंसिपल्स में वो सब शामिल है जो आप अब फील कर रहे हो, और ये टेस्ट्स आपके लिए बने हैं, तो आपको मुश्किलों के उस पार जाना होगा, तो आपको ये दी हुई बातें समझनी होंगी। प्रिंसिपल नंबर 1, देयर इज एन एनिमी। रेजिस्टेंस का पहला प्रिंसिपल है कि हमारा एक दुश्मन है। हमें आज तक ये बताया गया है कि एक ईविल जैसी कोई चीज ही नहीं है,
ह्यूमन नेचर परफेक्ट हो सकता है और प्रॉपर केयर, लव, एजुकेशन और फंडिंग के साथ सब कुछ ठीक किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। हमारा एक एनिमी है, वो इंटेलिजेंट है, एक्टिव है और हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमारा पहला स्टेप होगा कि हम इसे रिकॉग्नाइज करें। ये रिकॉग्नाइज करना ही बड़ी बात होती है। ऑथर ने कहा है कि ये करने से उनकी लाइफ बची है और हमारी भी बचेगी ही। प्रिंसिपल नंबर 2, दिस एनिमी इज इम्प्लाकेबल। जो भी डरावना फोर्स हम अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कोई मजाक नहीं है। उसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसका एम सिर्फ आपके आइडिया को ऑब्स्ट्रक्ट या तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसे किल कर देना इसका एम है। प्रिंसिपल नंबर 3, द एनिमी इज इनसाइड यू। ये जो रेजिस्टेंस है वो कहीं बाहर से नहीं आता। वो ना ही हमारे राइवल्स, बॉसेस या टेररिस्ट से आता है, बल्कि वो हमसे ही आता है। आप यहाँ से, अर्थ से कई दूर प्लूटो पे जा सकते हैं, वहां अपना घर बना सकते हैं, पर फिर भी रेजिस्टेंस आपके अंदर ही होगा। ये दुश्मन हमारे अंदर ही है। प्रिंसिपल नंबर 4, द एनिमी इज इनसाइड यू बट इट इज नॉट यू। रेजिस्टेंस हमारे अंदर होता है, पर वो हम नहीं हैं। इसका मतलब आपको रेजिस्टेंस की वजह से खुद को ब्लेम नहीं करना है। सारे ग्रेट लोगों में भी रेजिस्टेंस है, पर वो खुद को उसके लिए ब्लेम नहीं करते। आप पे ब्लेम नहीं है। आपके पास फ्री विल है और आपके पास एक्ट करने की कैपेसिटी है। प्रिंसिपल नंबर 5, द रियल यू मस्ट डुअल द रेजिस्टेंस यू। आप मैदान पे एक नाइट हो और रेजिस्टेंस ड्रैगन है, और हम ड्रैगन से किसी भी तरह अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकते और ना ही उसे अपना फ्रेंड बना सकते हैं। वो ड्रैगन आपको विजडम और फ्रीडम पाने से रोकने के लिए बना है, और वो आखिर तक यही करेगा, और हमें उससे सिर्फ बैटल करना है। प्रिंसिपल नंबर 6, रेजिस्टेंस अराइजेस सेकंड। ये 6th प्रिंसिपल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने का जरिया भी है। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि रेजिस्टेंस हमेशा बाद में यानी सेकंड आता है। उससे पहले यानी कि सबसे पहले आता है आइडिया, वो पैशन, उस वर्क का ड्रीम जिसे क्रिएट करने के लिए आप इतने एक्साइटेड हो कि आप पूरा डर जाते हो। रेजिस्टेंस इस क्रिएटिव सेल्फ का रिस्पॉन्स होता है। रेजिस्टेंस वो शैडो है जो आपके खुद के इनोवेटिव सन की वजह से आया है। तो हम समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे आइडिया के बाद आने ही वाला है, और जब वो शुरुआत में आएगा तब वो इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं होगा। वो सिर्फ एक स्कूल टीचर जैसा होगा जो हमें प्लेग्राउंड पे उस ट्री पे क्लाइंब नहीं करने दे रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि क्लाइंब करने का अर्ज आपको पहले आया, और यही अर्ज हमारा प्यार है। हमारा प्यार हमारे काम के लिए, और वो शरारती लड़का जो ऑलरेडी क्लाइंब कर रहा है वो हमारा फ्रेंड है, या ये कह सकते हैं कि वो हम ही हैं, पर वो हमारे हायर वर्जन का पार्ट है। इसलिए हमें रेजिस्टेंस को देखना है और अपने हायर सेल्फ से पावर लेनी है। प्रिंसिपल नंबर 7, द ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस इज असिस्टेंस। अगर हम पुरानी कहानियों में भी देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ड्रैगन को मारते वक्त किसी भी नाइट की मदद करने कोई न कोई था, और जो मदद करने वाले कैरेक्टर्स हैं वो असिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे ड्रीम के लिए खड़ा होता है। कभी कभी जब रेजिस्टेंस ऑथर के बीच आता है तब वो चार्ल्स लिंडबर्ग के बारे में सोचते हैं। चार्ल्स लिंडबर्ग ऐसे पहले आदमी हैं जिन्होंने 1927 में अपने मोनोप्लेन में सोलो नॉन स्टॉप अटलांटिक ओशन को पार किया था। ऑथर सोचते हैं कि उन्होंने ना जाने क्या क्या बातें सुनी होंगी कि तुम फेल हो जाओगे, ये हो ही नहीं सकता, तुम्हारा प्लेन क्रैश हो जाएगा, तुम डूब जाओगे, वगैरह वगैरह। पर लिंडी ने अपने ड्रीम पे भरोसा रखा और उन्हें असिस्टेंस मिला और उन्होंने कर दिखाया। रेजिस्टेंस का 7th प्रिंसिपल है कि हम खुद को असिस्टेंस के यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ जोड़ सकते हैं और अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं। टेस्ट्स। रेजिस्टेंस हमारे सामने 2 सवाल खड़े कर देता है। हर क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर है। टेस्ट नंबर 1, आपको ये कितनी बुरी तरीके से चाहिए? ये रेजिस्टेंस का पहला सवाल है। नीचे दिया गया स्केल आपको आंसर करने में हेल्प करेगा। आपको अपने क्रिएटिव आइडिया के लिए जो भी फील हो रहा है उसके लिए जो भी सही लगे आप उसे चूज कीजिए। थोड़ा सा ही, इंटरेस्टेड, फैसिनेटेड पर अनसर्टन, पैशनेट, टोटली कमिटेड। अगर आपका आंसर सबसे लास्ट वाला नहीं है तो फिर आपको ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट नंबर 2, आपको ये क्यों चाहिए? 1, पैसों के लिए, 2, फेम के लिए,
3 क्योंकि आप डिजर्व करते हो, 4 पावर के लिए, 5 अपने पेरेंट्स या एक्स पार्टनर या टीचर या कोच को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, 6 बाकी लड़कियों या लड़कों के लिए, 7 अपना विजन पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, 8 फन या ब्यूटी के लिए, 9 क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आपने किसी भी पहले 7 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया होगा तो आप अपने आइडिया के लिए रेजिस्टेंस से लड़ सकते हो, पर आपको एटीट्यूड एडजस्टमेंट चेंबर से गुजरना होगा। द एटीट्यूड एडजस्टमेंट चेंबर, आपको अपने बैटल में ये सब चीजें छोड़ के आना होगा। आपका ईगो, आपका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, आपका इम्पेशंस, आपका डर, आपका होप, आपका एंगर, आपको ये सब चीजें भी पीछे छोड़नी होंगी। आपके जन्म से जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं वो, एग्जाम्पल, कितना निग्लेक्टेड या मिसट्रीटेड या अनलव्ड या पुअर आप थे जब आपका जन्म हुआ। आपके जन्म से जो भी आपकी अच्छी बातें हैं वो, एग्जाम्पल, कितना रिच या क्यूट या टॉल या थिन या स्मार्ट या चार्मिंग या लवेबल आप थे जब आपका जन्म हुआ था। पहले दोनों पॉइंट्स का एक्सपीरियंस जो आपने शायद जन्म से नहीं पर जन्म होने के थोड़े देर बाद पाया हो। आपको अपने साथ सिर्फ अपने काम के लिए होने वाला प्यार, उसे फिनिश करने की ताकत और क्रिएटिव एथिकल म्यूज को सर्व करने का पैशन रखना है। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है जब हम बीस्ट की बेली में हों। चैप्टर 2 मिडिल, क्रैशिंग, द बिग क्रैश। हम सब अच्छे से कर रहे थे पर अचानक सब कुछ क्रैश हो जाता है। यानी कि अगर हमारा प्रोजेक्ट कोई मूवी है तो हमारा स्टार कहीं और जगह चला जाता है। अगर प्रोजेक्ट एक बिजनेस वेंचर है तो बैंक हमारी फाइनेंसिंग ले लेता है। क्रैश तो होने ही वाला है, हम उससे बच नहीं सकते। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में कुछ ज्यादा या कुछ कम किया होता है। ये बिग क्रैश ऑथर के साथ भी हुआ था। उनकी नई बुक जो कि द प्रोफेशन नाम की नॉवल थी, वो 2 साल की मेहनत के बाद कंप्लीट हो चुकी थी। ऑथर प्राउड थे, वो एक्साइटेड थे और वो श्योर थे कि उन्होंने ऐसी लेवल की नॉवल बनाई है जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं बनाई। फिर उन्होंने उसे उन लोगों को दिखाया जिन पे वो ट्रस्ट करते थे, पर उन लोगों को बुक जरा भी पसंद नहीं आई। ऑथर कहते हैं कि वो लोग सही थे, उस बुक में कुछ तो मिसिंग था, उस बुक में फ्लॉ था और उस फ्लॉ की वजह से ही सब खराब हो गया था। रिंगिंग द बेल, नेवी सील ट्रेनिंग जो कि यूएस मिलिट्री में होती है, वो सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है और वो कैंडिडेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो टूटने वाला है तो ट्रेनिंग में ही टूट जाए, ना कि तब जब किसी की जान का सवाल हो। सील ट्रेनिंग में उनके पास एक बेल होती है। अगर कैंडिडेट को ट्रेनिंग नहीं जम रही, यानी कि वो अगर 15 माइल रन्स या 6 माइल स्विम्स नहीं कर पा रहा है और वो क्विट करना चाहता है तो वो बेल बजा सकता है। ऑथर कहते हैं कि इस बेली बीस्ट में हमारे पास भी बेल्स होती हैं। हमारी सिचुएशन नेवी सील से थोड़ी हार्ड है क्योंकि हम अकेले हैं। हमारे पास कोई ट्रेनर्स नहीं हैं जो हमें चिल्ला के बता सकें कि हमें अपना काम जारी रखना है। हमारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, कोई बाहर से मदद करने वाला नहीं है, कोई हमें मदद नहीं कर रहा। हमारे पास खुद को चेक करने का मौका भी नहीं होता। हम ये नहीं जान सकते कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा। जब हम फिनिश करेंगे तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कोई नहीं होगा। क्रैशेस आर गुड, क्रैशेस बहुत मुश्किल होते हैं पर आखिर में वो हमारे लिए अच्छे ही हैं, क्योंकि क्रैशेस बताते हैं कि हम फेल हो चुके हैं। हमने अपनी तरफ से सब कुछ किया पर हम कहीं कम पड़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लूजर्स हैं। एक क्रैश का मतलब है कि हमें अब ग्रो करना है। क्रैश हमें समझने देता है कि हम कहां गलत थे और हमें कहां सुधरना चाहिए। कुछ भी कॉज की वजह से होने दो, पर बिग क्रैश हमें मजबूर करता है कि हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। पैनिक इज गुड, क्रिएटिव पैनिक अच्छा है। हमारा ग्रेटेस्ट फियर है फियर ऑफ सक्सेस। जब हम सक्सीड हो रहे होते हैं और सारा सेल्फ डाउट खत्म कर रहे होते हैं तब पैनिक आ जाता है। ऐसा ऑथर के साथ भी हुआ जब उनकी बुक क्रैश हुई और वो उनके साथ होने वाली उस साल की बेस्ट चीज थी। जब हम पैनिक एक्सपीरियंस करते हैं तब इसका मतलब होता है कि हम अब अपने हायर वर्जन पर पहुंचने ही वाले होते हैं। क्या आपने कभी एक छोटे बच्चे को देखा है जब वो अपनी माँ से थोड़े कदम दूर जाता है? वो छोटा लड़का या लड़की बहुत करेज दिखाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो खुश होते हैं,
पर फिर वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने क्या किया है। वो डर जाते हैं और वापस अपनी मॉम के पास भागते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम भी इसी टाइप की सिचुएशन में होते हैं जब हम ग्रो कर रहे होते हैं। अगली बार वो छोटा बच्चा माँ से थोड़ा और दूर जाके देखेगा। उसका पैनिक होना कुछ ही समय के लिए था, जो कि ग्रोथ प्रोसेस का नेचुरल स्टार्ट है। हम भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे जब हम बिग क्रैश का फिर से सामना करेंगे और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। पैनिक अच्छा है, ये एक साइन है कि हम ग्रो कर रहे हैं। बैक टू स्क्वायर वन। जब हम बीस्ट की बेली में होंगे तब हमें अपने एलाइज के पास वापस जाना है, जो है स्टुपिडिटी, स्टबर्ननेस, ब्लाइंड फेथ। बीस्ट की बेली में याद रखना है कि प्रॉब्लम हम नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और हमें प्रॉब्लम पे काम करना है। डीलिंग विद द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। अब हम इस स्टेज पर हैं कि हमें सक्सेस और फेलियर पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हमारा प्रोजेक्ट क्रैश हुआ, ये सिर्फ एक मिस्टेक या ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। क्रैश हुआ मतलब ये नहीं कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम फेल हो गए हैं। अब हम सोचेंगे और देखेंगे कि कहां गलती हुई। हम उस फूल्स कैप की तरफ वापस जाएंगे। हम फूल्स कैप को देखेंगे और हमारे सारे पार्ट्स को एनालाइज करेंगे। शायद वो प्रॉब्लम स्टार्ट में हो। हमने स्टार्ट में किसी प्रॉब्लम को नजरअंदाज किया होगा, ये समझ के कि वो बहुत मुश्किल है, और हमने सोचा होगा कि शायद वो गायब हो जाए या खुद से ही सॉल्व हो जाए। अब वो प्रॉब्लम ज्यादा तकलीफ दे रही है। वर्क द प्रॉब्लम। ऑथर अपनी उस बुक का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि उनकी बुक का नाम था द प्रोफेशन। ये एक मिलिट्री या पॉलिटिकल थ्रिलर थी जो फ्यूचर पे बेस्ड थी। ऑथर ने सीन के बाद सीन लिखे, पर प्रॉब्लम ये हुई कि उस बुक के जो इवेंट्स और उनका टाइम था वो काफी रिलेटेड था और कोई भी उन इवेंट्स को डाउट या सेकंड गेस कर सकता था। रीडर कह सकता है कि ये कुछ भी लिखा है, मैं वहां था और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उस बुक के इवेंट्स में भी काफी इमोशंस थे। 9/11 के बारे में भी जिक्र था और उस बुक से काफी पेनफुल रियल वर्ल्ड इश्यूज भी जाहिर हो रही थी। और इसलिए जो बेसिक सिंपल स्टोरी थी वो इस सारे इमोशंस के बोझ के नीचे दब गई। पर ऑथर ने जब ये अपने क्लोजेस्ट लोगों को दिखाया तब उन्हें प्रॉब्लम समझ आई और उन्हें हेल्प मिली सॉल्यूशंस ढूंढने में। और आखिर में उन्हें आंसर मिल ही गया, जो ये था कि उन्हें बुक की स्टोरी और ज्यादा फ्यूचर में लानी थी। और यही उनका जबरदस्त आइडिया बना और आखिर में इस सॉल्यूशन ने काम किया। उन्हें एक्स्ट्रा 1 साल लगा, बट उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ऑथर कहते हैं कि सेकेंड टाइम भी वो बुक क्रैश हुई और वापस उन्हें स्क्वायर वन पर जाना पड़ा, पर ये सब वर्थ इट था। मोबी डिक व्हेन इट क्रैशेस। ऑथर ने ऐसे ही हमें एग्जाम्पल देने के लिए कहा है कि आप सोच के देखो, अगर मोबी डिक के ऑथर हरमन मेलविल अपनी बुक लिखते वक्त एक क्रैश पे अटकते हैं तो उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा होगा। हरमन मेलविल पहले अपने दोस्तों को वो स्क्रिप्ट दिखाएंगे और फिर उन्हें फीडबैक मिलेगा कि ये जो कैप्टन अहाब है वो इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा। तो इसके बाद उन्हें फूल्स कैप पर वापस जाना होगा और देखना होगा कि कैप्टन की डेफिनेशन कैसी है और उन्हें उसे मेन बुक की थीम के साथ कंपेयर करना होगा। और फिर उन्हें समझ आएगा कि कैप्टन का जो कैरेक्टर डेफिनेशन है उसमें थोड़े एडिशंस चाहिए ताकि उनकी स्टोरी लाइन से लगे कि हाँ, ये कैप्टन आगे जाके एक व्हाइट वेल से पंगा ले सकता है। और इसलिए अब हरमन मेलविल कैरेक्टर की हिस्ट्री और क्वालिटीज एडजस्ट करेंगे ताकि लोगों को लगे कि वो कैप्टन इतना डरावना और हिम्मत वाला है कि वो बदले के लिए एक व्हाइट वेल से लड़ने जा सकता है। ये सब अच्छा है, पर इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए अहाब के साथीदारों के कैरेक्टर में भी जान डाली जा सकती है और उनके रीजंस भी बनाए जा सकते हैं और उन्हें ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो सच में अपने कैप्टन के ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। रीराइटिंग। अब हम इस अहाब के सिनारियो को देख सकते हैं और शायद मेलविल को इतनी मेहनत ना लेनी पड़ी हो क्योंकि वो एक जीनियस राइटर थे। बट ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं, वो सबको आता है। नो मैटर कितना ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर, एंटरप्रेन्योर हो, वो सब मॉर्टल हैं और वो कभी ना कभी कमजोर पड़ सकते हैं, वो क्रैश हो सकते हैं और इसलिए उन्हें अपनी गलती सुधारनी होती है और इसे इसलिए रीराइटिंग कहते हैं। अब इतना सब करने के बाद हमने अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़ दिया है। हमने अपनी प्रॉब्लम पर काम कर दिया, हमने उसे सॉल्व कर दिया है, हमने बेली बीस्ट को एस्केप कर दिया है।